हेलो एवरीवन। तो जो एसएससी सीजीएल का सीएचएसएल का जो टीयर 2 2023 के एग्जाम हुआ है उसमें जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं इसमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा, है ना। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड। तो बिना देरी किए हुए उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आप वनडे एग्जाम्स की, एसएससी एग्जाम्स की किसी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आरबी रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे वनडे एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उनकी कट ऑफ एग्जाम हो गए तो उनकी कट ऑफ से रिलेटेड, उनका एनालिसिस से लेके हर चीज आपको इस चैनल पे शुभम जैन सर के साथ आपको ये मिल जाएगी। ये हमारी प्लेलिस्ट है, क्लियर है। और इसमें जो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, जहां पे हमारी सारी अब तक की जो वीडियोस हैं वो सारी आपको ऑर्डर में, सीक्वेंस में मिल जाएंगी। कंप्यूटर का कंप्लीट फ्री कोर्स अवेलेबल है, ध्यान रखना। एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर का जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, तो कंप्यूटर का कंप्लीट फ्री कोर्स अवेलेबल है। उसकी प्लेलिस्ट और ई बुक अवेलेबल है जिसमें राधिका मैम आपकी कंप्यूटर की जो क्लास लेते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे चैनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। बात कर लेते हैं जो इस बार टीयर 2 में जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जब बैंकिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, आरबीआई पढ़ाया मैंने, जब ये मैंने क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर ही, हमारे आरबी के यूट्यूब चैनल पे ही। इस पूरी इकोनॉमिक्स का 7 घंटे का क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप ऑफिसर बैच ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन सेगमेंट्स को कवर करता हुआ मिलूंगा। मतलब आपको मेरी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ हम एक नया जो है पॉलिटी का एक नया फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप सभी को पॉलिटी की सारी क्लासेस विद उनके क्वेश्चन आंसर्स जो वनडे एग्जाम से लेके एसएससी से लेके आईएएस से लेके यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं और स्टेट पीसीएस के, वहां पे जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो कॉन्सेप्ट है उस लेक्चर का, लेक्चर प्लस क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो वो पॉलिटी की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो क्लास यूट्यूब पर ही अवेलेबल हो जाएगी। बहुत जल्दी उन चीज़ों को लेके, प्रोग्राम को लेके हम वो जो प्रोग्राम है पॉलिटी का वो आपको लॉन्च करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पूछा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ। तो मैंने जब पढ़ाया है तो मैंने बोला था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 काम करता है। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई का पहला काम है एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सरकार का केंद्रीय बैंक है वो। और दूसरा रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर है, ये मैंने पढ़ाया है, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र का विनियामक है। रेगुलेटर का मतलब होता है कि जो बैंकिंग सेक्टर के लिए रूल्स बनाता हो, रेगुलेशंस बनाता हो, गाइडलाइंस जारी करता हो और क्या करता हो, जो बैंकों के लिए लाइसेंस देता हो और बैंक अगर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो तो लाइसेंस को कैंसिल करता हो। तो आरबीआई के 2 काम होते हैं, एज अ सेंट्रल बैंक और एज अ बैंकिंग सेक्टर, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर, क्लियर। बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर का मतलब है रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस बनाता है, नियम कानून कायदे बनाता है और लाइसेंस देता है और कैंसिल कर सकता है। आरबीआई के 2 काम होते हैं। उसके बाद हमने मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ा और उसके बाद हमने आरबीआई के फंक्शंस को पढ़ा, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना है ना, बैंक ऑफ गवर्नमेंट है, करेंसी को प्रिंट करना, उसको रेगुलेट करना, मैनेजमेंट करना, ये सारे फंक्शंस हमने 6-7 फंक्शंस उसमें आरबीआई के पढ़े एज अ सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई की मैंने जब बात की थी उस हमारे कोर्स में, तो मैंने बताया था अंग्रेजों के टाइम पे एक कमीशन बना था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा कमीशन भैया? हिल्टन यंग आयोग बना था 1926 में। और इस कमीशन की सिफारिश पर, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, रिकमेंडेशंस पर, सिफारिश पर एक ब्रिटिश इंडिया की उस समय की जो पार्लियामेंट थी, चूंकि अंग्रेजों का शासन था भारत में, और ब्रिटिश इंडिया की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था उस समय, आरबीआई एक्ट 1934। और इस कानून के जरिए 1 अप्रैल, डेट भी मैं लिख दे रहा हूं, 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश हो गया था। तो आरबीआई कब बना, ये आंसर मिल जाएगा आपको, 1 अप्रैल 1935 को बना। कब बना भैया? 1 अप्रैल 1935 को बना। और कहां बना? तो
तो ये हेडक्वार्टर कहां था, तो इसका हेडक्वार्टर था कैलकाटा। तो आरबीआई कहां स्टैब्लिश हुआ था, कैलकाटा, जिसको आज के टाइम में कोलकाता कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद मैंने बताया था 1937 में हेडक्वार्टर आरबीआई का क्या कर दिया गया, बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, जिसको पहले बॉम्बे कहते थे, आज वो मुंबई है। मुंबई आपको पता है इंडिया की फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कैपिटल कही जाती है। 1937 में हेडक्वार्टर मुंबई हो गया। दूसरी बात, जब ये 1 अप्रैल 1935 को बनता है तो ये कैसा बैंक था, प्राइवेट बैंक था। मतलब इसमें सरकार का, ब्रिटिश सरकार का, उस समय जो ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट थी उसका पैसा नहीं लगा था, प्राइवेट प्लेयर्स का, कैपिटलिस्ट का पैसा लगा था। फिर जब हम आजाद हो जाते हैं, हमारा देश आजाद होता था 15 अगस्त 1947 को, तो ये आरबीआई एक सेंट्रल बैंक के रूप में सामने आता है। लेकिन सबसे पहले क्या करना था, इसको सरकारी बनाना था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया जाएगा। आरबीआई का क्या किया जाएगा भैया, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। और यहां से आरबीआई क्या बन गया, राष्ट्र की संपत्ति हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया। मतलब यहां से आरबीआई एक गवर्नमेंट बैंक बन जाता है, सरकारी बैंक बन जाता है। आपको पता है पार्लियामेंट को यह पावर है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को, नेशनल प्रॉपर्टी, उसका नेशनलाइजेशन कर सकती है, राष्ट्रीय प्रॉपर्टी घोषित कर सकती है, राष्ट्रीयकरण कर सकती है। जैसा आपने सुना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दे रहा हूं, 1969 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहली बार इंदिरा गांधी जी ने 14 प्राइवेट बैंक्स, इंदिरा गांधी जी ने 14 निजी बैंकों को क्या कर दिया था, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया था, उन्हें सरकारी बना दिया था। तो आज जो आप पीएनबी, एसबीआई ये सब सुनते हो, ये इंदिरा गांधी जी ने 1969 में ये बैंक जो है 14 बैंकों को क्या किया था, नेशनलाइज किया था। 14 प्राइवेट बैंक्स को, उनके नाम आप देख लेना। भारत में अभी जो आप एग्जाम देते हो बैंक पीओ का, उसमें जो नेशनलाइज बैंक हैं वो सरकारी बैंक होते हैं। क्लियर है। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो जाता है। और इसी 1949 में, चूंकि इस समय कौन था आपको पता है, पॉलिटी में आप पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी। और संविधान सभा इस समय दो काम कर रही थी। जो आज की पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, वो उस समय क्या थी, संविधान सभा थी। दोनों हाउस एक ही बोले जाते थे, क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उस समय दो काम था। एक क्या था, पहला काम था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान का निर्माण करना। और दूसरा काम था लेजिस्लेशन मेकिंग, विधि का निर्माण करना, उस समय की जरूरत के कानून बनाना। और देश कैसे चलेगा, देश की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, देश का एक सिस्टमैटिक तरीका क्या होगा चलने का, उसके लिए कानून बनाना, उसके लिए संविधान बनाना, ये दो काम थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ पार्लियामेंट काम करती थी, तो वो लेजिस्लेशन बनाती थी, विधि का निर्माण करती थी। और इसी अपने कार्य के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कानून पास किया जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक है, किस कानून के अंतर्गत, तो आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में काम करेगा। और वो जो फंक्शंस को और जो पावर्स को लेगा, फंक्शंस को परफॉर्म करेगा एज अ सेंट्रल बैंक, वो किस कानून में लिखे हैं, वो सारी पावर्स यहां लिखी हैं। कौन से कानून में, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको, ये वाला कानून कौन सा लिखा गया है, कहां पे लिखा गया है, एज अ सेंट्रल बैंक, आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई अपनी सारी पावर्स एज अ सेंट्रल बैंक कहां से लेता है, आरबीआई एक्ट 1934 से लेता है। और आरबीआई एज अ रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर किस कानून के अंतर्गत काम करता है, या क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीआई किस कानून के अंतर्गत बैंकों को लाइसेंस देता है, तो वो कानून का नाम आप यहां देख सकते हो, उस कानून का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये हमने देख लिया, इसका कॉन्सेप्ट भी देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। जीडीपी के बारे में बात कर रहा है, तो हमने जीडीपी पढ़ा है। जीडीपी का मतलब मैंने बताया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म बताइए मैंने आपको।
और इसका 1 बाय 1 इन तीनों वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया है क्लास में, आप क्रैश कोर्स में भी जाके देख सकते हो। सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर है? तो मैंने बताया उसमें ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, टोटल मतलब सम ऑफ ऑल, कुल योग निकालना है, सबको ऐड करते जाना है। किन सबको ऐड करते जाना है? तो मैंने बताया था प्रोडक्ट का मतलब होता है दो ही चीजों का प्रोडक्शन होता है, गुड्स का या सर्विसेज का, और इनकी कोई ना कोई एक क्या होती है, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होती है, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होती है, अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। इन सारी वैल्यूज को क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। और तीसरा वर्ड था डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक का मतलब मैंने बताया था जहां का जीडीपी निकालना है, बाकी बाउंड्री, तो भारत की जीडीपी निकालना है, तो मैं बोलूंगा प्रोडक्शन कहां हो रहा है, इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री में प्रोडक्शन हो रहा है। तो मैं अगर बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो देश के अंदर, भारत देश के अंदर, हमारे इस देश की सीमा के भीतर जितने गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है एक साल में, उसकी टोटल वैल्यू, उस प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू क्या है, जीडीपी है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे जीडीपी बढ़ती जाती है। तो जीडीपी बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, जीडीपी तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप देखिए मैं आंसर निकाल रहा हूं यहां से, बहुत आसानी से आप भी निकाल सकते हो। प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जब औद्योगिकरण बढ़ेगा, जब नई नई इंडस्ट्री लगेंगी, उद्योग धंधे लगेंगे, नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश होंगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी आगे बढ़ेगी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए क्या बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। बिना रोजगार के, बिना लेबर फोर्स के प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, बेरोजगारी और गरीबी क्या होगी, वो कम होगी। लोगों के पास पैसा पहुंचेगा और उस पैसे से वो गुड्स और सर्विस को प्राप्त करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता बढ़ेगी, उन पे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, व्हीकल, है ना, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, लग्जरी गैजेट्स, ये सारी चीजें पहुंचेंगी और गरीबी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये जीडीपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है, जीडीपी की बात कह रहा है और कल्याण की बात कर रहा है, वेलफेयर की बात कर रहा है, मतलब जीडीपी और उससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ। कल्याण का मतलब मैं यहां से जोड़ सकता हूं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता तभी सुधरेगी जब गरीबी क्या होगी, पॉवर्टी, गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी तभी खत्म होगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार तभी मिलेगा, फिर से कनेक्ट कर रहा हूं उल्टा, रिवर्स चल के, रोजगार तभी मिलेगा जब इंडस्ट्री लगेंगी, क्योंकि रोजगार मिलने से लोगों पे पैसा पहुंचेगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग उससे गुड्स और सर्विस खरीदेंगे और गरीबी को क्या करेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, मोबाइल, लग्जरी गुड्स, व्हीकल्स, कार, मोटरसाइकिल, ये सब उनके पास होंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी। इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री लगेंगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी तेजी से बढ़ेगी। तो कह सकता हूं जीडीपी का और वेलफेयर का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का, लोगों की जीवन की गुणवत्ता का, लोगों के जीवन में सुधार का सीधा संबंध होता है। क्लियर? यहां से आपको दिख रहा है। तो किसी देश की जीडीपी लोगों के कल्याण का सूचक होती है, बिल्कुल सही बात है। जीडीपी का साइज बढ़ेगा तो लोगों का वेलफेयर होगा, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होगा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, हमने देख लिया। साथ ही साथ जीडीपी बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से जो सरकार पे टैक्स जाता है गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन पे, जीएसटी जैसे एक एग्जांपल है, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पूरा टैक्सेशन का चैप्टर पढ़ाया है। तो तमाम तरीके से सरकार पे टैक्स बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो इनकम टैक्स बढ़ेगा, नई नई कंपनियां लगेंगी तो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा। तमाम प्रकार के जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ने से सरकार की इनकम क्या बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी। और जब सरकार की इनकम तेजी से बढ़ेगी तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतनी तेजी से क्या करेगी, खर्च करेगी, तो देश में तेजी से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और देश तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो पहला आंसर ठीक है, किसी देश की जीडीपी और लोगों के कल्याण का सूचक होती है, इंडिकेटर होती है जीडीपी ग्रोथ। क्लियर? रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, यदि जीडीपी बढ़ रही है तो कल्याण समान रूप से नहीं बढ़ सकता। यह कह रहा है कि जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ रही है क्या हर व्यक्ति पे उतनी तेजी से पैसा पहुंचेगा? तो यह जरूरी नहीं है। क्लियर है? क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एक आइडियल सिचुएशन होती है। कोशिश की जाती है कि हर व्यक्ति तक आर्थिक संसाधन समान रूप से पहुंचे, लेकिन जो कैपेबल होता है वो आगे निकल जाता है और जो कैपेबल कम होता है वो थोड़ा सा पीछे रह के आगे बढ़ता है। हालांकि सरकार वेलफेयर स्कीम्स के जरिए, चूंकि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य है जिसमें सरकार का काम है गरीबों का, वंचितों का, डिप्रेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और बिजनेस, उनका ख्याल रखना। तो वेलफेयर स्कीम्स के जरिए रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो बेसिक नीड्स हैं वो सब सरकार गरीबों तक पहुंचाती है। तो समान रूप से नहीं बढ़ सकता, ये बात ठीक है। बढ़ सकता है समान रूप से और नहीं भी बढ़ सकता है। ऐसा हो सकता है जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ रही हो तो ऐसा हो सकता है अमीरों पे पैसा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो और गरीबों पे पैसा बढ़ तो रहा हो लेकिन उसका रेट क्या हो, अलग अलग हो। ऐसा पॉसिबल है किसी भी इकोनॉमी में। अगला, जीडीपी और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अभी मैंने बताया संबंधित हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। आंसर कौन सा सही है? ए आंसर सही है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। आपको पता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका शुरू में नाम रखा गया था, जो अम्ब्रेला स्कीम थी, उसका नाम था आयुष्मान भारत योजना, जिसका अब नाम है क्या? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पता है आप लोगों को? क्लियर है? आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन करना, इसके अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन किए जाएंगे। और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये दो कंपोनेंट हैं इसके। तो आयुष्मान भारत योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है और उसके दो कंपोनेंट हैं। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये कहती है कि हर व्यक्ति जो गरीब है, जो बेनिफिशियरी है, उसको 5 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली, एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार देती है। स्वास्थ्य बीमा योजना है। अगर बीमार हो गया कोई व्यक्ति उसके परिवार से, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी पैसे पे वो कहीं भी करा सकता है, सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसमें क्या है, लिस्टेड हैं। उन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी सरकार उसका पे करेगी। कैशलेस पेमेंट होता है, आपको कुछ नहीं करना है। मरीज के खाने पीने का खर्चा भी इसमें इसी योजना के अंतर्गत दिया जाता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे देखो, क्या इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से संबंधित है? नहीं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री संबंधित है? नहीं। प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी संबंधित है? नहीं। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इससे ही तो संबंधित है भैया। तो आंसर क्या हो गया? डी आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन सेंसस से है। मैंने सेंसस पे पूरी एक क्लास ली हुई है। सेंसस 2011 को डिस्कस किया हुआ है, जनगणना 2011 को। यहां पे ये साक्षरता दर, लिटरेसी रेट से संबंधित है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। तो मैंने जब सेंसस का पूरा टॉपिक कवर किया था तो मैंने इन सारी डेफिनेशंस को लिखवाया था। जैसे सुना होगा आपने शिशु मृत्यु दर, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मातृ मृत्यु दर, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसके अलावा नवजात शिशु मृत्यु दर, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, बाल मृत्यु दर। ये सारी डेफिनेशंस को मैंने क्या किया, लिखवाया है। तो लिटरेसी रेट मैंने क्या लिखवाया है, कोई भी, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति जो 7 साल या उससे बड़ा है, कोई भी व्यक्ति, ये एज लिमिट याद रखना है। देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, जो 7 साल से बड़ा है और वो किसी एक ऑफिशियल लैंग्वेज, जो है 22 लैंग्वेज हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषाएं देश की संविधान की 8वीं अनुसूची में, शेड्यूल 8 में, उनमें से किसी भी एक भाषा में उसको पढ़ना जानता है,
उसको लिखना जानता है, उसमें साइन लिख लेता है, अपने साइन कर लेता है, उसको लिटरेट माना जाता है, साक्षर माना जाता है। ये 7 साल की जो लिमिट है इसको याद रखना है। तो पूछ रहा है भारत की जनगणना जो सेंसस 2011 हुआ है, अब होने आपको पता है 2021 में होना था, कोविड की वजह से नहीं हुआ, अभी उसका प्रोसेस शुरू हो गया, 2025 तक उसका डेटा, अगले साल पूरा डेटा रिलीज हो जाएगा। अभी 2024 में पूरा सेंसस होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो 7 सिस्टर्स हैं, तो मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया 7 सिस्टर्स कौन है, एक 7 सिस्टर्स हैं और एक 1 ब्रदर है उनका। नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स को कहा जाता है 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर। 7 सिस्टर्स में 1 ब्रदर पहले लिख दे रहा हूं, सिक्किम है, और 7 सिस्टर्स में आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। 3, 2, 5 और एक 6 और एक बचा क्या, त्रिपुरा बचा। ये 7 सिस्टर्स है। तो वो पूछा 7 सिस्टर्स, इनकी बात कर रहा है, इसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मिजोरम की है, तो मैंने उसमें बताया बिल्कुल सही बात है, किसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, मिजोरम की साक्षरता दर। दूसरा, भारत की जनगणना, दूसरा सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है भारत में, तो मैंने लिखवाया किसका है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस राज्य का है, सर्वाधिक साक्षरता दर, तो वो केरला की है, ये भी मैंने लिखवाया। और सबसे कम किसकी है, तो मैंने वो भी लिखवाया, किसकी है, बिहार की है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सेंसस 2011 के अनुसार, सेंसस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरीकृत यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है, यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। तो आपको पता है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी के मैं लिख दे रहा हूं, 2011 के सेंसस में सिचुएशन अलग थी, अभी कितने, ऊपर से चलोगे तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक जम्मू एंड कश्मीर है, फिर नीचे आओगे तो एक चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के बाद एक दिल्ली है जो नेशनल कैपिटल भी है, इसके अलावा क्या है, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली है, दोनों को मर्ज कर दिया गया 2020 में। इसके अलावा क्या है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, और इसके अलावा क्या है, अंडमान एंड निकोबार है। अब इसमें पूछा है सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कौन है। अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 में 7 थे, अभी कितने, 8 दिख रहे हैं आपको। 2011 में 7 कौन से थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों 2011 के सेंसस में एक स्टेट था, जम्मू कश्मीर का स्टेट के अंदर आता था लद्दाख। अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद असेंबली है, विधानसभा के साथ है, और उस समय दामनदीप और दादरा नगर हवेली दोनों अलग अलग होते थे। तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग 7 यूनियन टेरिटरी कौन से थे, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार। सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड आपको दिख रहा होगा इसमें, चंडीगढ़ पूरा का पूरा अर्बनाइज्ड है और दिल्ली, तो दोनों किस में मिलेंगे, इसी आंसर में मिल रहे हैं, तो आंसर हो गया हमारा बी। चलिए अगला वो बोल रहा है ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में। मैंने पढ़ाया इकोनॉमी में ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स को मैं अगर आपको बोलूं तो मैंने पढ़ाया आपको, ट्रांसफर पेमेंट मतलब डीबीटी कह सकते हो आप। ट्रांसफर पेमेंट का एक एग्जांपल है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सब्सिडी का एक रूप होता है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मतलब जो भी गरीब हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनको सहायता की जरूरत है सरकार की, तो सरकार उनके खाते में सीधे जो पैसा भेजती है सब्सिडी के फॉर्म में, उनको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री पीएम किसान, एग्जांपल बता रहा हूं आपको, पीएम किसान। पीएम किसान एक योजना है, किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत 2-2 हजार की 3 किस्तें सरकार एक साल में भेजती है किसानों के खाते में, तो इसको पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट कहा जाएगा।
क्लियर है? अगर सरकार वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, वृद्धजनों को पेंशन दे रही है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट का एग्जांपल है। स्कॉलरशिप दे रही बच्चों को, तो ये ट्रांसफर पेमेंट का एग्जांपल है। मतलब जो वीकर सेक्शन के लिए, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए अगर सरकार विधवा पेंशन दे रही है तो वो ट्रांसफर पेमेंट में आएगा। अगर सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है तो वो युवाओं के लिए, तो अगर जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए, तो वो ट्रांसफर पेमेंट्स में आएगा। वो सब्सिडी के रूप में जो पैसा देती है सरकार, उसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन, परिवारों को ट्रांसफर पेमेंट सरकार द्वारा किया जाता है, तो आपको पता है किया जाता है। क्या पेंशन और छात्रवृत्ति आदि अंतरण ट्रांसफर पेमेंट का हिस्सा नहीं है? गलत है हिस्सा। और तीसरा, अंतरण अदायगियां ट्रांसफर पेमेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो आय है, जो इनकम है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके, उसका जिससे इकोनॉमिक जस्टिस हो सके, आर्थिक न्याय हो सके, जो इनकम, जो जीडीपी बढ़ रही है देश की, जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसका लाभ सब तक पहुंच सके। तो जिन तक लाभ नहीं पहुंचा है, जो वंचित हैं, गरीब हैं, उन तक कौन लाभ पहुंचाती है? स्कीम्स के जरिए सरकार लाभ पहुंचाती है। तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। तो पहला और तीसरा आंसर सही हो गया। तो आंसर मेरा क्या हो गया? सी हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रटने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन एक स्कीम के अंतर्गत आया है, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये अर्बन है, शहरी के लिए है ये, और एक है NRLM, इसी का एक हिस्सा है गांव के लिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन फॉर ग्रामीण। क्लियर है? ये क्या है? एक प्रकार से जो स्कीम है वो गांव और शहरी क्षेत्रों में लाइवलीहुड को, किसको भैया? लाइवलीहुड, आजीविका को बढ़ावा देने से संबंधित है। अब आजीविका कैसे बढ़ेगी? आजीविका बढ़ेगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बढ़ेगी। स्वरोजगार से बढ़ेगी, स्किल डेवलपमेंट से बढ़ेगी। तो सरकार इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार क्या दे रही है? बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स चला रही है, जिसके अंतर्गत लोगों को सस्ते में लोन प्रोवाइड कराना या इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करा देना, तमाम तरीके का स्किल डेवलपमेंट दे देना, जिससे कि वो लोग क्या कर सकें? स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकें, उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकें। उसके लिए स्कीम चलाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। तो पहला है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इस योजना ने एक साथ कोलैबोरेशन किया है और इससे महिलाओं के, वुमेन, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। तो ऑब्वियसली सबको शामिल किया गया है, जिसमें फीमेल को भी शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही बात है, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है, फीमेल का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने का एक उद्देश्य है इसका। बिल्कुल सही बात है, सबका करना है, जिसमें फीमेल भी शामिल है। अगला, इसके द्वारा भारत में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ावा दिया जाएगा, महिलाओं को इसमें एक ये भी है कि महिला, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है। और ये जो है इकोनॉमी में, डिजिटल इकोनॉमी में, क्लियर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, इन सब क्षेत्रों में महिलाओं को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन ये है कि ये जो योजना है फोकस्ड ऑन फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल सही बात है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है यहां तक। डेवलपमेंट को बढ़ावा देना एंड एक्सेलरेटिंग एंटरप्राइजेस ग्रोथ, और उद्यमिता को, उद्योगों को आगे बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल सही बात है। ये योजना 5 साल की है, बिल्कुल सही बात है, और एक्सटेंडेबल है बियॉन्ड 2027, यही गलत है, एक्सटेंडेबल है बियॉन्ड 2025, ध्यान रखना 25 तक है, उसके बाद बढ़ाई जा सकती है। और पहले फेज में ये बिल कवर 10 सिटीज ऑफ इनिशियल फेज नहीं, पहले फेज में ये योजना 8 शहरों को कवर करेगी। तो ये वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और अगला है, इस योजना के अंतर्गत जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, विल कंट्रीब्यूट टू इनिशिएटिव बाय डेवलपिंग कम्युनिटी बिजनेस मेंटर्स, दैट इज कॉल्ड विज सखीज। बिजनेस सखी कहा जाएगा उनको, क्या कहा जाएगा? बिजनेस सखीज, जो कम्युनिटी
बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए मेंटोर का काम करेंगे, लोगों को बताएंगे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से भारत व्यक्ति में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सकता है, उद्योगों को, स्टार्टअप्स को, इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन भी सही है, तीसरा गलत है, तो आंसर पहला, दूसरा और चौथा है, जहां पे दिख रहा होगा वो आंसर हो जाए। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है? माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। नाम ही है सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा, ऐसी संस्थाएं जो माइक्रो फाइनेंस करती हैं, छोटे छोटे लोन देती हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने बताया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यही होते हैं, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, यही काम करते हैं, वो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसका एक एग्जांपल है। तो मैंने जब पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, जहां पैसे का लेन देन होता है, वित्त बाजार, जिसको जरूरत है वो पैसा लेता है, जिसके पास सरप्लस है वो पैसा देता है। तो मैंने बताया था ये दो टाइप का होता है, एक जिसे कहते हैं मनी मार्केट, एक जिसे कहते हैं मुद्रा बाजार, और एक जिसे कहते हैं कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। ये मैंने पढ़ाया है। दोनों जगह पैसे का लेन देन होता है। मैंने पढ़ाया मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म का, इन जनरल एक्सेप्शंस होते हैं लॉन्ग टर्म के, ध्यान रखना है, इन जनरल बोल रहा हूं। शॉर्ट टर्म का फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां पैसे का लेन देन सामान्यतः 1 साल या उससे कम के लिए होता है। एक्सेप्शंस और आर ऑलवेज एग्जिस्ट। और यहां पे स्मॉल अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है। अच्छा ध्यान रखना है, स्मॉल अमाउंट वो लाखों से लेके करोड़ों तक हो सकता है। कंपनियों के लिए 1000, 2-4 हजार करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, ये स्मॉल अमाउंट होता है बिजनेस के लिए। तो स्मॉल अमाउंट का यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, जो लाख, हजार, लाख से लेके करोड़ तक जाता है। लेकिन ये जो कैपिटल मार्केट होता है वो इन जनरल एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट होता है। एक्सेप्शन इसमें भी शॉर्ट टर्म के होते हैं, जहां पैसे का लेन देन 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, और यहां पे बहुत बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ट्रांजेक्ट होता है। 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं। तो कैपिटल मार्केट का एग्जांपल जो था हमने पढ़ा था, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, या जिसे कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट, शेयर, स्टॉक या सिक्योरिटी मार्केट, प्रतिभूति बाजार, जिसको सेबी रेगुलेट करता है, पूरा हमने पढ़ा था इसको इकोनॉमी के कोर्स में। और मनी मार्केट का जो एग्जांपल मैंने बताया था वो मैंने बताया था बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के अलावा मैंने बताया था एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो बैंक नहीं है लेकिन बैंकों की तरह काम करती हैं, पैसा प्रोवाइड कराती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस इसका एक एग्जांपल है, जैसे महिंद्रा फाइनेंस इसका एक एग्जांपल। क्रेडिट कार्ड बनाने वाली जो कंपनियां जो क्रेडिट कार्ड आपको देती हैं वो उसका एग्जांपल है एनबीएफसीज। इन्हीं एनबीएफसीज में क्या आते हैं? माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। और इन सबका मतलब मनी मार्केट का रेगुलेटर मैंने आपको बताया था, मतलब इन सबका रेगुलेटर कौन है? तो बैंकिंग, एनबीएफसी, इन सबका रेगुलेटर है आरबीआई। और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर मैंने आपको बताया अभी कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ। ये कॉन्सेप्ट भी समझा दिया और आंसर भी मिल गया, क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा संगठन है जो खाद्य सामग्रियों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष मात्रा, मतलब जो फूड बेवरेजेस हैं, जो खाने की चीजें हैं, उनकी सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। उसमें जो खाना कितना सुरक्षित रहेगा, कितना स्वच्छ रहेगा, क्लीन एंड हाइजीन फूड को मेंटेन करता है, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। तो उसका नाम ही है FSSAI। आप कोई भी खाने का चिप्स लोगे या कोई भी पैकेट लोगे, उसके पीछे एक FSSAI का सर्टिफिकेट लगा होगा, मतलब वो जो पैकेट बना हुआ है वो FSSAI द्वारा क्या है? प्रमाणित है, सर्टिफाइड है। FSSAI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, जो भारत में फूड सेफ्टी पे काम करती है और उनके स्टैंडर्ड्स बनाती है। फूड
प्रोडक्शन करने वाली फूड बेवरेजेस और फूड की जो पैकेज फूड है उनको बेचने वाली कंपनियों को के लिए स्टैंडर्ड्स और उनकी सेफ्टी के गाइडलाइंस जारी करती है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। सुरक्षित खाना प्रोवाइड कराने के लिए संस्था स्टैंडर्ड्स, रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, मानक तय करती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। और FSSAI एक्ट आया था और जहां तक मुझे याद है 2006 में। एक बार गूगल कर लेना, मैं एक बार गूगल करके देख लेता हूं, कंफर्म कर लेता हूं FSSAI एक्ट कब आया। ठीक है, FSSAI एक्ट 2006 में आया और इसके अंतर्गत इस कानून के द्वारा इस संस्था को बनाया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। तो आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया और यहां पे आंसर हो गया बी। अब आ जाते हैं हम ज्योग्राफी के पार्ट में। तो वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मूसलाधार बारिश होती है का मौसम है और तेजी से बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है ना। इसके अलावा क्या हो रहा है? प्रचंड हवाएं, वायलेंट विंड्स चल रही है, बहुत खतरनाक विंड्स, थंडर स्टॉर्म्स हैं, है ना, तड़ित झंझा है, थंडर स्टॉर्म्स हैं, तूफान से चल रहे हैं। और बात कर रहा है वो किसकी? पश्चिम बंगाल। तो मैंने ज्योग्राफी में जो ऑफिसर्स बैच में क्लास ली है उसमें मैंने जब मॉनसून पढ़ाया है तो मैंने भारत में पूरे मॉनसून का साइकिल पढ़ाया है। अगर इस पूरे साल की बात करें तो मैंने बताया है मार्च से जून के बीच में जो सूर्य जो एक जो किसको कहते हैं? IT इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITSZ का उत्तरायण होता है, मतलब वो कर्क रेखा की ओर शिफ्ट होती है ना। और जून में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लंबवत हो जाती है। ITSZ वो रेखा है जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं और उस रेखा पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। और इस रेखा के ऊपर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो इसका मूवमेंट होता रहता है। मार्च में ये इक्वेटर पे होती है ITCZ और मार्च से जून की ओर जाएंगे तो जून में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पे आ जाती है। और कर्क रेखा आपको पता है बिल्कुल सेंट्रल इंडिया से गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। वो मैंने पढ़ाया भी है ज्योग्राफी में, जिसमें पहला राज्य उत्तर कौन सा है? पहला राज्य गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान से आगे बढ़ोगे तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से आगे छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, 6 हो गए। फिर बांग्लादेश को पार करते हुए त्रिपुरा और मिजोरम से होकर निकलती है। तो वो जून के आते आते ITCZ का नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, नॉर्थ पोल की ओर उत्तरायण होने लगता है। तो भारत के नॉर्थ इंडिया और भारत के पूरे पेनिनसुलर इंडिया का टेम्परेचर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और टेम्परेचर बढ़ने पे लो प्रेशर के केंद्र में हवाएं तेजी से चलने लगती हैं। टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन होने लगता है। तो स्थानीय प्रभाव के कारण बहुत तेजी से जगह जगह पे क्या चलती है? वर्षा होती है, मूसलाधार बारिश होती है, आंधियां चलती हैं। क्लियर? बहुत तेजी से उस लो प्रेशर के केंद्र में हवाएं मूव करती हैं। और इस टाइम पीरियड को कहते हैं प्री मॉनसून रेनफॉल। मॉनसून के पहले की वर्षा है ये। और फिर मैंने बताया था कि भैया इसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूपी में और बिहार में इसको लू कहते हैं। जो हवाएं चल रही हैं उसको यूपी और बिहार में इसको क्या कहेंगे? लू कहेंगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया में ऊपर की ओर जाओगे, वेस्ट इंडिया की ओर, पश्चिमी भारत की ओर जाओगे, राजस्थान में अगर बात करोगे, गुजरात की बात करोगे, या फिर पंजाब और ऊपर नॉर्थ वेस्ट की ओर जाओगे तो इन हवाओं को क्या कहेंगे? वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उत्तर पश्चिमी भारत में इसको महावत कहते हैं, तेजी से चलने वाली हवाएं। बंगाल में पहुंचोगे तो इन्हें काल वैशाखी कहा जाता है। उड़ीसा में इन्हें नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ट्रेड विंड्स मैंने बताई हैं, ये ग्लोबल विंड्स हैं, जबकि बाकी ये विंड्स जो हैं ये लोकल विंड्स हैं।
ये तीनों लोकल विंड्स हैं, जबकि ट्रेड विंड क्या है, ये ईस्टर्लीज जिन्हें कहते हैं, पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, जैसे वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज दो ट्रेड विंड्स होती हैं, जो दो ग्लोबल विंड्स होती हैं। तो काल वैसाखी, तो पश्चिम बंगाल में पूछा है तो आंसर क्या होगा, काल वैसाखी होगा। अच्छा, मॉनसून का पूरा साइकिल बता देता हूं। जून से सितंबर के बीच भारत में आपको पता है साउथ वेस्ट मॉनसून का आगमन हो जाता है। साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आ जाता है और खूब तेजी से वर्षा होती है। आपको पता है इस तरीके से ये मॉनसून आता है, साउथ वेस्ट की ओर से, इस साइड से मॉनसून आ रहा होता है और भारत में वर्षा करता है। क्लियर है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आने वाला मॉनसून हवाएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी, यहां से पानी को भरती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, पानी को इवेपोरेट करके ले जाती हैं और तेजी से पूरे भारत में इससे क्या होती है, वर्षा होती है। सितंबर से दिसंबर के बीच में ये मॉनसून क्या करता है, लौटता है। तो इसको कहते हैं मॉनसून का लौटना, निवर्तन कहते हैं, मॉनसून का निवर्तन, रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून, रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून, मॉनसून का लौटना, जिसको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी कहते हैं। और जब ये मॉनसून लौटता है तो उत्तर भारत, चूंकि अब आप क्या हो जाता है, जून से सितंबर के बीच वापस में इस ITSZ का क्या, ITCZ का क्या होता है, फिर से इक्वेटर की ओर मूवमेंट होता है, साउथवर्ड मूवमेंट होने लगता है और सितंबर में जाते जाते ये ITCZ इक्वेटर पे आ जाती है, वापस पूरे इंडिया से नीचे चली जाती है ITCZ, और इक्वेटर पे पहुंचने के बाद सितंबर से दिसंबर की ओर, दिसंबर में जाके ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लंबवत हो जाती है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच जाती है, मकर रेखा पर। और इस टाइम पीरियड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है और नॉर्थ इंडिया में आप इस साइड देखोगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ से हाई प्रेशर के जोन से हवाएं चलती है बंगाल की खाड़ी की ओर और बंगाल की खाड़ी से पानी भर के इस डायरेक्शन में हवाएं चलने लगती हैं और ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून कहते हैं, जो हमारे ईस्ट कोस्ट पर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन जगहों पे वर्षा करता है। इसीलिए कहा जाता है इस ईस्ट कोस्ट को पूरे साल भर वर्षा प्राप्त होती है। वो साउथ वेस्ट मानसून मतलब आते हुए मानसून कहते हैं और जाते हुए मानसून, लौटता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। और उसके बाद दिसंबर से मार्च के बीच में नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से वर्षा आपको देखने को मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ किसकी वजह से होता है? जो पछुआ पवनें होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं, वेस्टर्लीज जो होती हैं पछुआ पवनें जो पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं और ये कैस्पियन सी, सेंट्रल इंडिया में आपको, सेंट्रल एशिया में आपको पता है कैस्पियन सागर है और मेडिटेरेनियन सी यूरोप और अफ्रीका के बीच में, वहां से पानी भर के भारत की ओर चलती हैं और ये पूरे रीजन में वर्षा करती जाती हैं। चूंकि वो एरिया जो लैटिट्यूड आप देखोगे, अक्षांश देखोगे तो उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र है, जो पहाड़ी एरिया है, उस ओर दिखाई देगा, बिल्कुल उस लैटिट्यूड पे दिखाई देगा। इसीलिए ये पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज, भारत के नॉर्थ इंडिया के जो पहाड़ी एरिया है, हिली स्टेट, हिली एरिया है, हिली टेरेन है, पर्वतीय क्षेत्र है और यूपी है, जो प्लेन एरिया में यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, इस एरिया में खूब वर्षा करती हैं, ठंड के मौसम में वर्षा करती हैं, स्नोफॉल कराती हैं, इसीलिए इस एरिया का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस टाइम पीरियड में दिसंबर से मार्च के बीच में होने वाली वर्षा वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होती है। ये मैंने पूरा आपको ज्योग्राफी में ऑफिसर्स बैच में पढ़ाया है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, इस तरीके से मैप्स को बताते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक जगह है मोहसिन राम, मैंने पढ़ाया है मोहसिन राम, चेरा पूंजी, कहां पर? मेघालय। कहां पर भैया? मेघालय। कौन सी हिल्स? आपको पता है गारो, खासी, जयंतिया, 3 हिल्स हैं, खासी हिल्स में है ये, जहां पे सबसे ज्यादा, ये दुनिया का हाईएस्ट रेनफॉल प्राप्त करने वाला, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है खासी हिल्स में। तो वो कहां पर है?
तो मैंने पहले ही बता दिया, खासी हिल्स मेघालय में है। और ये वर्षा किससे होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून से वर्षा होती है। और मैंने जब इस मॉनसून को पढ़ाया तो इसकी ब्रांचेज को क्लासिफाई करके पढ़ाया है, अरेबियन सी की ब्रांच और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, ये अरब सागर वाली ब्रांच है इसकी, और ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है। और ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है, वही इस मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा करती है। खासी और जयंतिया, मौसिनराम चेरापूंजी अभी हमने पढ़ा, खासी और जयंतिया हिल्स में सबसे अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। लद्दाख और अधिकांश पश्चिमी राजस्थान दोनों मैंने बताया क्या है? डेजर्ट हैं, रेगिस्तान है। एक ठंडा रेगिस्तान है और एक गर्म रेगिस्तान है। थार डेजर्ट गर्म रेगिस्तान है और लद्दाख कोल्ड डेजर्ट ठंडा रेगिस्तान है। और रेगिस्तान का मतलब मैंने डेफिनेशन बताया, जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो उसको रेगिस्तान कहते हैं। तो दूसरा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन सा हो गया? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कौन सा शहर सबसे पहले मॉनसूनी वर्षा का सामना करता है? मॉनसून को साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। तो भैया देख लो, मैंने अभी बताया था, मैंने ज्योग्राफी में ऑफिसर्स बैच में भी आपको पढ़ा है, इस तरीके से आता है साउथ वेस्ट मॉनसून। तो ये पहला कह रहा है भुवनेश्वर, आपको पता है भुवनेश्वर यहां पे उड़ीसा में। दूसरा कह रहा है कोलकाता, कोलकाता और ऊपर है वेस्ट बंगाल में। तीसरा कह रहा है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम यहां है केरला में। और चौथा कह रहा है चेन्नई, चेन्नई इस साइड है तमिलनाडु में। तो कौन से शहर को सबसे पहले वर्षा मिल रही है? तो आपको दिख रहा है तिरुवनंतपुरम केरला को मिल रही है। तो आंसर लिख लो। अब आ जाओ हिस्ट्री से। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाई गई। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो पॉलिटिकल आइडियल हैं, किसके? राजनीतिक आदर्श माने जाते हैं, किसके? गांधी जी के। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी क्या मानते थे अपना? गांधी जी के गुरु माना जाता है, राजनीतिक गुरु माना जाता है, पॉलिटिकल फादर माना जाता है। इन्होंने एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 12 जून 1905 को, महाराष्ट्र के जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है उसकी फर्ग्यूसन हिल्स पे की थी। बिल्कुल सही बात है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा। और इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का पर्पस था भारत में जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनको शिक्षा देना, सामाजिक कल्याण करना, दलितों का जो भारत में जातिगत भेदभाव था उसको खत्म करना, दलितों का, वंचितों का, समाज का क्या करना? उत्थान करना, राष्ट्र के निर्माण में मदद करना। तो आंसर क्या हो गए? बोथ ए और बी क्या है? करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स मैंने पढ़ाया है, 1772 में आया और 1785 में गया। सामने ही लिखा हुआ है, तो मैच द कॉलम में सामने कर दो। और इसी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में आया था 1773 का क्या? रेगुलेटिंग एक्ट, पहला कानून कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आया था। क्लियर? और ये बंगाल का पहला क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसी कानून के अंतर्गत बना था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल, अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग था। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पे कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? क्लाइव था। ये मैंने पढ़ाया आपको, ये पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं उनमें भी पढ़ाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। पूरा कोर्स मैं ही पढ़ाऊंगा उसको। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव था। इस वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन आएगा? कॉर्नवालिस आएगा। बिल्कुल सही बात है। कॉर्नवालिस को माना जाता है इसने अंग्रेजों के टाइम पे
जो कंपनी रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में रूल था अंग्रेजों के टाइम पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड लाया। कौन सा कोड? कॉर्नवालिस कोड। कोड मतलब सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन। तो इसको माना जाता है इसने भारत में उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, कंपनी के लिए थे, मतलब अंग्रेजों के फायदे के लिए रिफॉर्म्स थे, ये कोई भारत के फायदे के लिए नहीं किए थे। अंग्रेज तो लूटने आए थे हमारे देश को, तो उन्होंने जो कुछ भी किया सब अपने फायदे के लिए किया। प्रशासनिक सुधार किए, पुलिस रिफॉर्म्स किए, थाना, दरोगा, एसपी, इन सब की नियुक्ति संबंधी जो कोड है यही लेके आया, और जुडिशियल रिफॉर्म्स भी किए, न्यायिक सुधार भी किए। तीनों रिफॉर्म्स इसी ने किए। पढ़ाया मैंने। जो जीएस जीके की जो हमारे यूट्यूब की जो सीरीज चल रही है शॉर्ट वीडियोस की, जिसमें मैं एक टॉपिक लेके आता हूँ जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स का, उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया है, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। इसके बाद जॉन सोर आता है, आपको पता है, और उसके बाद बेलेजली बहुत फेमस है, ट्रीटी ऑफ सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस थ्योरी इसी की है। दो बहुत फेमस हैं, गवर्नर जनरल और वाइसराय या गवर्नर जनरल। कौन? एक लॉर्ड डलहौजी जिसकी थ्योरी ऑफ लैप्स है, हड़प की नीति थी, और एक बेलेजली जिसकी सहायक संधि नीति थी, थ्योरी ऑफ सब्सिडरी अलायंस थी। तो 1 2 3 4 सीधे सीधे है, आंसर क्या हो गया? बी हो गया। प्रार्थना समाज आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, आत्माराम पांडुरंग द्वारा। प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन था, बिल्कुल सही बात है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए सुना होगा, आत्माराम पांडुरंग जी ने स्थापित किया था। उसी समय राजा राम मोहन राय जी का नाम सुना होगा आपने, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा आपने, स्वामी दयानंद जी का। ये सब हमारे यहाँ पे उस समय अंग्रेजों के टाइम में क्या कर रहे थे? रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स के लिए आगे बढ़ रहे थे। राजा राम मोहन राय ने 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में क्या हुआ? सती प्रथा को खत्म किया गया भारत में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, या उससे पहले, चूंकि 1833 का एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल भारत का बोले जाने लगा, उससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, और उसका नाम था विलियम बेंटिक, जिसके टाइम में सती प्रथा बैन हुई, प्रतिबंधित हुई भारत में। और किया किसने? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ। इसके अलावा आपको पता है 1856 में ड्राफ्ट लाया जाता है डलहौजी के टाइम में, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में वो ड्राफ्ट पास होता है। कौन सा? विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ध्यान रखना 1856 का ये ड्राफ्ट प्रारूप कब तैयार, किसके टाइम में तैयार किया गया? जब लॉर्ड डलहौजी होगा, और लॉर्ड डलहौजी 56 में ही चला जाएगा। 56 में 1856 में कौन आ जाएगा? लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा। तो ये कानून पारित कब होगा? कैनिंग के टाइम में। और भारत में जो रिफॉर्मर इसके लिए काम कर रहे थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसकी प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में हुई, ठीक बात है। दो भाई थे, दादाबो पांडुरंग जी और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग जी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आपको पता है। रेगुलेटिंग एक्ट आया, मैंने पढ़ाया 1773। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। पर्पस था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद क्या आएगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसको ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने प्रपोज किया था, इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सीधा मैच करेगा। और इसमें भारत में क्या है? द्वैध शासन, ड्यूअल रूल स्टैब्लिश हो गया, डायरकी स्टैब्लिश हो गई। दो पार्ट्स में शासन को डिवाइड कर दिया गया कंपनी का। एक बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, इसमें ब्रिटिश सरकार के सदस्य इसमें होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। और एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, कंपनी के मालिक व्यापारी थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी के व्यापारिक मामले ये देखते थे और बाकी मामले भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, चाहे सैन्य मामले हो, मिलिट्री अफेयर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हो, पॉलिटिकल अफेयर्स हो। तो इसको कहते हैं द्वैध शासन, ड्यूअल रूल या डायरकी।
विलियम पिट के द्वारा लाए गए, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू करेगा कौन? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस शुरू करेगा इसको। उस समय जो गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 में। सब्सिडियरी अलायंस 1798 में आपको मैंने अभी बताया था कौन? लॉर्ड वेलेजली। और सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, अभी मैंने डिस्कस किया, विलियम बेंटिक के टाइम में राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। तो 1 2 3 4 आमने सामने हो गया, नहीं हो गया? तो आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। अब आ जाते हैं पॉलिटी के टॉपिक में। पॉलिटी में पहला क्वेश्चन है डीपीएसपी से। यूट्यूब पे आपको मेरी फ्री क्लास अवेलेबल होने जा रही है, पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं हम फ्री पॉलिटी का, उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको ऑफिसर्स बैच में पूरी क्लास अवेलेबल है ऑलरेडी, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, सारी जीएस की। डीपीएसपी हम पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत, ऐसे मोरल वैल्यूज, ऐसे नैतिक मूल्य, ऐसे रेगुलेशंस जो डायरेक्ट करते हो, निर्देशित करते हो किसको? स्टेट को, सरकार को, क्या करने के लिए? पॉलिसी बनाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है डीपीएसपी जो आप पढ़ोगे आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के अंतर्गत, इनमें कौन सा प्रोविजन नहीं है? तो पहला है टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट एब्यूज्ड। बच्चों की जो सुकुमार व्यवस्था होती है, जो छोटी उम्र होती है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये है डीपीएसपी में। दूसरा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन है, इसीलिए सरकार ने कानून बनाया। बाल मजदूरी निषेध अधिनियम बनाया, आपने सुना होगा। चाइल्ड लेबर भारत में बैन है। चाइल्ड लेबर जो है वो एक कानूनी अपराध है, बाल श्रम कराना। तो ये भी डीपीएसपी में, ये भी डीपीएसपी में। द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम रिजल्ट्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन नहीं, किसी एक के हाथों में वेल्थ का, धन का, संपत्ति का, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात तो है, कंसंट्रेशन की बात नहीं है, यही गलत हो गया। विकेंद्रीकरण की बात है, सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, मतलब आंसर हमें यही देना था। चौथा फिर भी देख लेते हैं, ऑनरशिप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी फॉर ए कॉमन गुड, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व समान, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये दिया हुआ है, डीपीएसपी में पढ़ेंगे। तो ये भी आंसर सही है। इसका मतलब ये गलत है, भाई पूछा कौन सा नहीं है, तो आंसर नहीं है सी। और इसमें अगर देखोगे तो आंसर कौन सा नहीं है? बी। हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन इधर उधर लिखे। अगला टॉपिक है किससे? फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे हम, फंडामेंटल राइट। क्लियर है? जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो सबसे पहले पढ़ाऊंगा, पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आपको ऑलरेडी ऑफिसर्स बैच में ये सारा सिलेबस कंप्लीट है, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे क्लास लेके आ रहा हूं पॉलिटी की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, भारत का, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। उसके बाद मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कैसे बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम सबसे पहले जाएंगे किस पे? प्रीएम्बल पे, प्रस्तावना पे। प्रीएम्बल का एक पूरा चैप्टर मैंने डाला भी है, जीएस जीके की जो शॉर्ट वीडियो सीरीज है उसमें डाला है। पहली क्लास उसकी क्या है? प्रीएम्बल की क्लास है। क्लियर है? और प्रीएम्बल के बाद हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। फिर आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 पढ़ेंगे हम, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप। और फिर हम पार्ट 3 पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 और 36 से आर्टिकल पार्ट 4, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 डीपीएसपी। और फिर पार्ट 4A
जोड़ा गया था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। कौन सा? फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A वो पढ़ेंगे हम। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बाद पार्लियामेंट पढ़ेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट के मामले में जो मूल क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक अंपायर के रूप में है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 32 पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में हर मामले की सुनवाई करेगा। उसको कहते हैं, आर्टिकल 32 में क्या लिखा है? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि आपका अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया सीधे जा सकते हो किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास केस फाइल कर सकते हो कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के वायलेशन में सुनता है सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के केस में सुनता है हाई कोर्ट केस में मामले में। तो फंडामेंटल राइट के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इन आर्टिकल्स में ज्यूरिडिक्शन है। सर्वोच्च न्यायालय में फंडामेंटल राइट के वायलेशन में आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की हम रिट पढ़ते हैं। रिट ज्यूरिडिक्शन की बात की जाती है। वो रिट जो आप क्या करते हो? फाइल करते हैं रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग मामलों में। तो पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा है क्या भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के बारे में, तो हम पढ़ेंगे जुडिशरी, उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 124 का 124A जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट से संबंधित है, जिसको मैंने कॉलेजियम सिस्टम में एक वीडियो में पढ़ाया भी है। तो आर्टिकल 129 ना होके आर्टिकल 124 है, तो ये ऑप्शन गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, बिल्कुल गलत। कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं। किसके कहने पे? कॉलेजियम के कहने पे कहते हैं। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनका एक ग्रुप होगा, वो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में किसका अपॉइंटमेंट होता है और हाई कोर्ट में किसका अपॉइंटमेंट होता है। बेसिकली 5 जजों का जो कॉलेजियम होता है वो सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट के लिए होता है, जो राष्ट्रपति को लिख के भेजते हैं कि इन जज की क्या होनी चाहिए? अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, और राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आंसर हो गया 1 और 2, आंसर बी हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, चाहे वो पॉलिटी के थे, ज्योग्राफी के थे, हिस्ट्री के थे, इकोनॉमी के थे। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर दिए, और इन सब तरीके ये सारे क्वेश्चंस मेरे जितने भी मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, ज्योग्राफी पढ़ाई है, आपको हिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊंगा, पॉलिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस स्टार्ट होने वाली है हमारी, पूरा कोर्स अवेलेबल होगा मेरा पॉलिटी का। आप देखोगे हर एक सेगमेंट में जो मैंने डिस्कस किए आपको हर एक क्वेश्चन मैंने आपको डिक्टेट कराया नोट्स में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियोस को हमारी लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्लियर है। और दूसरा, आप हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपनी तैयारी को और अच्छा बढ़ाते रहिए। अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।